दोस्तों, बात ही बहुत पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में रामेश्वरपुर नामक एक गांव था। इस गांव के मुखिया रामेश्वर काका थे। सभी गांववासी रामेश्वर काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझाव को पूरी तरह मानते थे। रामेश्वर काका की एक ही संतान थी, चंदा। 16 साल की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी शर्मीलापन नज़र नहीं आता, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन ज़रूर छलकता। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा घर वर मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। रामेश्वर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांव मर्देखुआ बनकर जाना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनके नज़र में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो बात चलाऊं। रामेश्वर काका के हाँ करते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नादेसर उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नादेसर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रामेश्वर काका को पूरी तरह से भा गया था और शादी हुई और रामेश्वर काका ने नम आंखें से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीना चंदा के साथ बिताने के बाद नादेसर भरी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नादेसर को समझाया कि कमाना भी ज़रूरी है और 5-6 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है। तब तक मैं नज़र बिछाए आपका इंतज़ार प्रसन्न मन से कर लूँगी। कोलकाता पहुँचने पर नादेसर ने फिर से अपना काम धाम शुरू किया, पर काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसके आंखों के आगे घूम जाता। वह जितना भी काम में मन लगाए, लेकिन काम करने को मन नहीं कर रहा था। उतना ही चंदा की याद आती। नादेसर की ये बेकरारी दिन वे दिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये पांचों उसके अच्छे मित्र थे। नादेसर दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता रहता। 5 मित्रों चंदा के बारे में सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने मन में बना ली और तब बार बार नादेसर से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। नादेसर कहता कि मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूँ। खैर, अब नादेसर के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन नादेसर से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी, कोलकाता में घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में वैसे वापस छोड़ आना। पर नादेसर अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर कर कहता कि नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बाबू को देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते, पर ये बीतने दिन नादेसर के बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नादेसर का काम में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नादेसर के 5 दोस्तों ने नादेसर से कहा कि
चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। नादेसर अभी कुछ समझ पाता या कह पाता तब तक उसके उन 5 दोस्तों ने, निकेश नामक दोस्त ने कहा कि यार टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया, और साथ ही उसी मह बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो गांव भी नहीं है। इसी कोलकाते में पैदा हुआ और कोलकाते को ही अपना घर बना लिया। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गांव का हाव भाव का आनंद लें। नादेसर तो घर जाने के लिए बेकरार था। उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही नादेसर अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़वासियों के अलावा अगर कोई अनजान जाग जाए तो वह ज़रूर रास्ता भटक जाए और हिंसा जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नादेसर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया। जंगल में चलते चलते जब नादेसर से निकेश ने पूछा कि भाई नादेसर, अभी तुम्हारा गांव कितना दूर है, तो नादेसर ने प्रसन्न होकर कहा कि यार अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। नादेसर की बात सुनते ही निकेश हाफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला कि यार अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही नादेसर ने कहा कि यार हम लोग पहुंच गए हैं, अब और मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा। पर नादेसर की बातों को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्तों में भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब नादेसर बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। नादेसर की रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार नादेसर, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नादेसर ने कहा कि यारो इसकी क्या ज़रूरत थी। पर निकेश ने हंसकर कहा कि ज़रूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। उसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कुराते चेहरे पर लाते हुए नादेसर से कहा कि यार नादेसर, क्यों ना भाभी को सरप्राइज़ दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ लाओ। हम लोग यहाँ भाभी को यह सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला नादेसर हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, चंदा से वे 5 दोस्तों एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब चंदा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। निकेश और नादेसर के अन्य 4 दोस्त चंदा और नादेसर के पास पूरी शक्ति से खड़े हो गए थे। चंदा और नादेसर कुछ
समझ पाते इससे पहले ही निकेश ने दांत पीसते हुए तेज आवाज़ में नादेसर से कहा कि साले, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता था, पर तुम बिना बताए गांव आकर अपनी कर ली। उसकी बात सुनकर नादेसर ने भोलेपन से कहा कि निकेश भाई, आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की, और जब मैं घर आया था तो यहाँ माँ बाबू ने शादी कर दिया था। भला मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था। पर नादेसर की इन भोली बातों का उन 5 दत्तों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 ने नादेसर को कसकर पकड़ लिए थे और 3 चंदा का चीरहरण करने लगे थे। अभी नादेसर ये चंदा चिल्लाकर आवाज़ लगा पाते, इससे पहले ही उन दोनों के मुंह में कपड़े ठूस दिए। फिर निवस्त्र चंदा और घनेश्वर को उठाकर वे लोग कुछ और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने नादेसर की हत्या कर दी और चंदा की इज्जत से खेल बैठे। लगभग वे 5 नर 50 घंटे तक चंदा को दागदार करते रहे। वे चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी वाली करने के बाद उन 5 ने चंदा को भी मौत के घाट उतारकर वहीं जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढककर आग लगा दिया। आग लगाने के बाद ये 5 दोस्त जिधर से आए थे उधर को भाग निकल पड़े। जंगल जलने लगा और जलने लगे चंदा और नादेसर के जिस्म। सब कुछ स्वाहा हो गया था। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कभी भी कोई भी अपनी लंठई में जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब चंदा और नादेसर घर नहीं आए तो नादेसर के पिताजी ने नादेसर के आने और चंदा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को नादेसर और उनके कुछ पड़ोसी मशाल लेकर चंदा और नादेसर को खोजने निकल पड़े। काफ़ी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती। थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का कोई पता नहीं। अब नादेसर के माँ बाप और गांव वालों को लगने लगा था कि नादेसर अपनी बहुरिया को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उसे डर था कि अगर बाबू को पता लग जाए तो वे ले जाने नहीं देते। आखिर कोलकाता में नादेसर कहाँ रहता, क्या करता, इन सब बातों के बारे में भी नादेसर के माता पिता और घर वालों, गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब नादेसर के माता पिता बिना नादेसर और चंदा के जीना सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम मच गया। हुआ यह था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्तांग को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वह इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस के पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने देखा नहीं था। पर इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब व डरावनी बात पता चली। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वहाँ भी पीछे पीछे
चलने लगी। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहाँ से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ा होकर उस पर नज़र रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, पर वहाँ तो निकेश के अलावा कोई था नहीं। फिर मुझे लगा कि कहीं निकेश भैया पागल तो नहीं हो गए। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक और थी, पर छाया किसकी थी ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक वह छाया एहसास करने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी उसे नोच खाकर जाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रख, अगर यह बात किसी को भी बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास जुटे लोग सकते में आ गए और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि निकेश का जो हाल हुआ था वह यह बयां कर रहा था कि इसके साथ जो हुआ वह किसी इंसान ने नहीं, अपूतित भूत प्रेत ने किया है। ये कहानी यही समाप्त होती